हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा आपको पता है कुछ दिन से अभी तबलीगी जमात काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, न्यूज़ में है। मार्च के टाइम में भी तबलीगी जमात न्यूज़ में था, लेकिन कुछ ठोस ऐसी न्यूज़ आई नहीं थी जिसके अंतर्गत आप ये बता पाओ कि तबलीगी जमात के फीचर्स क्या हैं और उसको क्यों वर्ल्ड वाइड में क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके उसके वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जो मुस्लिम समाज है उसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल ऑफिसेज हैं इसके। और बहुत सारे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, यहाँ यहाँ पे इसके फॉलोअर्स फैले हुए हैं। वहाँ पे उनकी प्रीचिंग चलती है और हर एक साल इसका हर जगह पे जमघट लगता है। तो एक्चुअली में ये वर्ड तबलीगी जमात की का मतलब क्या है, आप देखो कहीं पे भी यूट्यूब पे सर्च करो। इस बात में बहुत कम लोग ऐसे बताते हैं कि तबलीगी जमात का मतलब क्या है। और एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कोरोना वायरस से ये क्यों ग्रसित थे या फिर कितने लोग इसमें ग्रसित थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसके प्रिंसिपल्स क्या है, तबलीगी जमात के, तबलीगी जमात का मतलब क्या है, ये मूवमेंट कब बिगिन हुआ था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी इसका जिक्र है। और तबलीगी जमात के प्रिंसिपल्स क्या है, आपके 6 जो प्रिंसिपल है मुख्यतः, उसमें से हो सकता है एमसीक्यू आ जाए। और इसको वर्ल्ड वाइड जो क्रिटिसिज्म, इसकी फंक्शनिंग में क्या क्या क्रिटिसिज्म है, मेंस के लिए सिग्निफिकेंस है, फिर इसके और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इसको अप्रिसिएट किस किस बात पे किया जाता है। और चूंकि ये इंडिया से ही ये संस्था बनी थी, निकली थी आपके हरियाणा से, तो इस वजह से भी इसके जो सिग्निफिकेंस हैं और इसके जो कंट्रोवर्शियल एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने योग्य हो जाते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम लोग ये सब पे ऊपर आज चर्चा करेंगे। ये जो आर्टिकल है, ये आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हो द gkmonk.com के टेलीग्राम साइट से। टेलीग्राम के सर्च बटन में जाकर के आपको बिना स्पेस यूज़ किए हुए द हिंदू 365 टाइप करना है। उसके बाद ये चैनल का आपको gkmonk.com का आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप क्लिक करोगे तो फिलहाल आज के डेट में 15 जुलाई तक हमारे पास सिर्फ 8 सब्सक्राइबर्स हैं फिलहाल। तो ये वही वाला चैनल में आप अंदर जाओगे फाइल सेक्शन में, तो आपको द हिंदू और जो भी तमाम तरह का के जो भी इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ आपको उसमें से मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल हम लोग मुख्यतः तीन जगहों से, सोर्स से हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं। और इसमें हार्पर कॉलिंस का एक जो पत्रिका है उसका इसमें कुछ अंश है, इसमें द इंडियन एक्सप्रेस का अंश है और द हिंदू का अंश है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए क्या इवेंट्स हैं, फीचर्स है इसके, इस तबलीगी जमात के, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका पर्पस क्यों है, क्या है, कब और कब ये ओरिजिनेट हुआ था, कौन इसके संस्थापक थे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के लिए दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस जो तबलीगी जमात के संगठन की वजह से हो गया, तो इसको आगे भी अगर कभी ऐसा अगर कुछ दूसरे देश में पैंडेमिक होगा, जैसे कि 2002-3 में सार्स हुआ था, वैसे ही अभी कोरोना वायरस हुआ है, तो ऐसे ही अगर फिर से कभी कुछ ऐसा होता है, और चूंकि ये तबलीगी जमात जो है हर साल होता है, आपका बैठक जो है वो हर साल होता है आपके, तो उस वजह से इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ स्टेप्स आप बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है कि तबलीगी जमात अभी रिसेंटली एंटी सोशल पर्पसेस के लिए इंडिया में भी और अब्रॉड में भी जाना गया था। कोरोना के वजह से तो जाना ही गया था, इसके अलावा बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था अभी जो इंग्लैंड में, यूनाइटेड ब्रिटेन में जो हुआ था, तो उसमें तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को वहाँ पे पाया गया था बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर में। तो उसके बाद भी ये संस्था अभी तक चल ही रही है। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट स्टिल फंक्शनल। तो ये सब क्वेश्चंस का आपको आंसर इस आर्टिकल के अंदर मिल जाएगा। तो फिलहाल ये देखते हैं हम कि क्यों ये न्यूज़ में है। मार्च 2020 में आपको पता है कि बहुत सारे 4,000 से ज़्यादा लोग जो है वो मरकट में आपके निज़ामुद्दीन हेडक्वार्टर्स में पाए गए थे, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बाहर दूसरे देश में अलग अलग जगह, श्रीनगर, कर्नाटका, तेलंगाना, सब जगह पे वो लोग चले गए थे। तो वहाँ पे भी वो उनको ट्रेस कर करके भारत सरकार जो है वो लोग उनको निकाल रही थी और उनको कोविड-19 की वजह से क्वारंटाइन किया जा रहा था। फिर अभी जुलाई में रिसेंटली, जैसे 15 जुलाई 2020 का ये पेपर कट है द इंडियन एक्सप्रेस में, आप देख सकते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट से बेल पे 200 इंडोनेशियन फॉरेनर्स को रिहा किया गया है बेल पे, जिसमें उनको
पहले से अभी इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे अलग अलग वीज़ा पर्पसेस से भी इंडिया के अंदर आए थे, लेकिन वो वहाँ पे जा कर के और जमात अटेंड कर रहे थे, वो रिलीजियस सेरेमनी अटेंड कर रहे थे। और उसके बाद भी कुछ ऐसे थे जो कि जिनके वीज़ा में प्रॉब्लम था या फिर इमिग्रेशन रूल्स में कुछ उल्लंघन था, जिस वजह से उनको अरेस्ट किया था अलग अलग मीन्स के वजह से। तो उनमें से 200 इंडोनेशियंस को भी रिहा किया गया बेल के ऊपर। तो तबलीगी जमात का मतलब क्या होता है? तबलीगी जमात मरकट, इसका मतलब ये है, तबलीगी का मतलब वो एक कुछ लोग जो इस्लाम का प्रोपगेशन करते हैं। जमात का मतलब एक संगठन या एक ग्रुप ऑफ पीपल। और मरकट का मतलब वो जगह जहाँ पे ये सभा हो रही है या फिर बैठा जा रहा है। अगर एक शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है सोसाइटी फॉर स्प्रेडिंग द फेथ। ये मतलब होता है तबलीगी जमात का। मरकट का मतलब होता है जहाँ पे उस जगह को फैलाया जा रहा है, वो एक कोई सभा का वो जगह। तो इसको बनाया क्यों गया था? इसको बनाया गया था कि मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम या फिर जो कम्युनिटी है, उसके जो मीन्स जो हैं या फिर उसके जो वर्चुअल्स जो हैं, उसके जो रिचुअल्स जो हैं, उसको संजोग के रखा जाए और जो ओरिजिनल जो मोहम्मदन जो फैलाया करते थे वही अभी भी फिलहाल वही चीज़ चले, उसमें कोई नया कुछ अलग तरीके से रिचुअल्स स्टार्ट ना हो जाए, इस वजह से इसको स्टार्ट किया गया था मुख्यतः। तो सुन्नी इस्लाम मिशनरी जो है वो लोग इस चीज़ को स्टार्ट किए थे और अभी भी सुन्नी इस्लाम मिशनरी मूवमेंट ये है। और इसका मुख्यतः एम यही है कि रिवाइव किया जाए फेथ को, पर्टिकुलरली जो मैटर करता है आपके रिचुअल्स, क्या ड्रेस पहनना चाहिए और क्या पर्सनल बिहेवियर होना चाहिए लोगों का, इसके ऊपर सिग्निफिकेंट बेसिस जो है उसका वेरियस कंट्रीज़ में है। ज़्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज़ में है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स जो है अलग कॉन्टिनेंट में, फिर ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंडोनेशिया, मलेशिया, एशिया पैसिफिक रीजन में, सिंगापुर में, ये सब जगह पे ज़्यादा है, लेकिन मुख्यतः साउथ एशियन कंट्रीज़ ज़्यादा है। तो ये मूवमेंट शुरू कब हुआ था? ये लॉन्च किया गया था मौलाना मोहम्मद इलियास के द्वारा 1926 में मेवात हरियाणा में। तो मेवात हरियाणा में इसका शुरुआत हुआ था। तब देवबंदी वर्जन ऑफ हनीफी स्कूल जो है, इसमें इसके रूट्स पाए जाते हैं, वहीं से ये इसका उठान हुआ था। और जब मौलाना ने इस चीज़ को शुरू किया था, मौलाना इलियास ने, तो उसने बहुत सारे देवबंद और सहारनपुर के यंग स्टूडेंट्स को, लोगों को इसमें ट्रेन किया था और उनको वहाँ से मेवात भेजा गया था, मेवात हरियाणा में वहाँ से भेजा गया था कि वो वहाँ पे जाकर के तबलीगी जमात को इस्टेब्लिश करें और एक नेटवर्क और ऑफ मदरसा और मॉस्क जो वहाँ पे मेवात में था, उनमें उस चीज़ को फैलाएं और उनका भाषण दे, उनको प्रीचिंग स्टार्ट करें। तो जैसा उसी टाइम से ऐसा देखा गया है कि ये 6 प्रिंसिपल्स जो है इस चीज़ को फैलाया जाता है, जो भी कोई सभा वहाँ पे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे काम कैसे करते हैं कि 10 या 12 लोगों की संस्था होती है, लोग जो होते हैं, ग्रुप होता है, वो निकलते हैं अपने कहीं पे भी जो उनको जाना है जगह पे। 40 दिन या फिर 4 मंथ का इनका दौरा होता है, जहाँ पे भी जाते हैं। उसमें से 10 में से 2 लोग जो हैं वो लोग खाना बनाना या फिर साफ सफाई करने का, जहाँ पे भी वो रहते हैं, वो चीज़ देखता है। और जो बाकी के 8 लोग हैं वो वहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे भी वो रुके होते हैं, जो डॉर्मेट्री या फिर कहीं पे भी जो रुके होते हैं, वहाँ से वो निकल करके और आसपास के जो जो मोहल्ला होता है, उसमें वो जा जाके वहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के रोड लोग हैं या फिर और भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको वो बुला बुला के नज़दीकी मॉस्क या फिर दरगाह पे वो बुला कर लेकर के आते हैं। और वहाँ पे जो है इमाम आकर के और उस पे चर्चा होती है कि क्या-क्या आप प्रैक्टिसेस फ़ॉलो करते हो, आप किस प्रकार से रहते हो, जीते हो, क्या आप इस्लाम को कितना ज़्यादा जानते हो, और ये सब सारी बातें होती है। और उनको मुख्यतः सिखाया जाता है कि कैसे ये रिचुअल्स करना है, जो जो मेन जो रिचुअल्स है वो उसको कैसे आपको परफ़ॉर्म करना है। इसमें मेन वुमेन दोनों शामिल रहते हैं। तो 6 प्रिंसिपल इसके मुख्यतः है तबलीगी जमात के। वो क्या-क्या हैं? सबसे पहले कलीमा। कलीमा में क्या होता है? आर्टिकल ऑफ फेथ। तबलीगी एक्सेप्ट्स दैट नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। मतलब कोई और दूसरा भगवान नहीं है, सारे जो हैं वो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही एक सिर्फ भगवान है और कोई भगवान नहीं है। ये ईश्वर और ये सब सारा कुछ बात कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है सब जगह। और मोहम्मद जो थे वो उनके सबसे पहले मैसेंजर थे। सलाद सेकंड आपका प्रिंसिपल है इसका, जिसमें ये कहा जाता है कि दिन में 5 बार जो है वो प्रेयर पढ़ना चाहिए। इल्म या धिक्र। इल्म मतलब हो गया नॉलेज,
रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। और जितने भी सेशंस जो क्रिएट किए जाते हैं जिसके अंदर लिसनर्स आते हैं, प्रीचर्स आते हैं, इमाम आते हैं, वो प्रेयर करते हैं, कुरान को पढ़ा जाता है, और भी जो अलग अलग तरीके के सेशंस होते हैं जिसमें इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, उनकी कम्युनिटी के बारे में, उनके आइडेंटिटी के बारे में। ये सब हो गया इल्म के अंदर। और धीकर के अंदर की जैसे हर एक मुसलमान को 2.5% ऑफ इस अर्निंग जो है वो अल्लाह के नाम पे खर्च करने की मतलब एक सलाह दिया जाता है, और सबके लिए अनिवार्य है। तो इस सब जमघट में या फिर कम्युनिटी के काम में वो लोग उसमें खर्च करते हैं या फिर डोनेशन देते हैं। इकराम मुस्लिम ये क्या है? इसमें मतलब हो गया कि जितने भी आपके फेलो मुस्लिम मेंबर्स हैं, जो बड़े हैं, छोटे हैं, या आपके जो इमाम हैं, या फिर आपके जितने मौलवी हैं, उनको किस प्रकार से ट्रीट करना है, उनको कैसा इज्जत देना है, वो उनको बताया जाता है। इखलास आई नियत, इसमें मतलब सिंसियरिटी और ऑफ इंटेंशन, मतलब कुछ भी आप कीजिए तो अपने मतलब अपने वजह से कीजिए, अपने नियत साफ करके कीजिए। ये नहीं कि आप सिर्फ दिखावा के लिए कर रहे हैं या फिर डोनेशन भी दे रहे हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं, आपको खुद की इच्छा नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। लास्ट होता है दावत तबलीग। मतलब इसका देखिए दो मतलब है। अगर आप वैसे लिटरल मतलब जाइए तो प्रोसलिटिशेशन मतलब होता है कि कन्वर्जन, किसी भी चीज़ को, कोई भी आदमी को कन्वर्ट करके उसके फेथ को, और उसको किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में रिक्रूट करना। और एक और जो दावत, एक और मतलब जो जैसे कहीं पे भी आप इसके टेक्स्ट के मतलब अगर आप देखोगे तबलीग के मद्देनज़र, तो उसमें ये कहा जाता है कि बाकी के सारे कामों से आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर अल्लाह के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे आप, और जो कुरान में लिखा हुआ है उसको आप खुद से अनुवाद करके, कन्वर्ट करके, और लोगों को बताओगे, प्रीच करोगे इसके बारे में, तो वो होता है दावत तबलीग। ये छठा आपका प्रिंसिपल है। तो इसके स्कोप्स क्या क्या हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड में, और इसके वर्ल्ड वाइड इंटर कॉन्टिनेंटल इसके जो है इसके इसके फॉलोअर्स हैं, करीब करीब 70 से 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जिसके बाकी जितने भी जो मुस्लिम के आपके जैसे कि आउटसाइड हज को जाने के लिए, या फिर एनुअल मीटिंग, ये सब सब कुछ करने का, ये सब कुछ ये प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। लेकिन इसके खुद के जो प्रिंसिपल्स हैं 6, उनको ये थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस देता है। इसके बाद भी आगे आप देखोगे जो मुस्लिम मुस्लिम के 5 जो प्रिंसिपल्स होते हैं, और इसके 6 प्रिंसिपल्स को कंपैरिजन करके उसके बाद भी आगे कुछ फीचर्स है वो हम आगे आर्टिकल में बताएंगे। फिलहाल क्रिटिसिज्म इसके क्या क्या फंक्शंस के होते हैं वो हम देख लें। कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे सबसे पहला कि टाइज विथ रेडिकल आउटफिट। देखिए इसमें अकाउंटेबिलिटी इसमें थोड़ी कम है। ये कोई भी लोग इसमें आकर जुड़ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल वो इसके मेंबर नहीं हो, तो ये लोग उधर से टोकने नहीं जाते हैं कि आप इसके मेंबर क्यों नहीं हैं, आप क्यों इसके जो सभा है वो अटेंड करने नहीं आए हैं। ये ओपन फॉर ऑल है, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना नहीं आए। ये संस्था किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती है, ना ही उसको कोई आइडेंटिटी कार्ड लेकर के उसको अपने संस्था में सम्मिलित होने को कहती है। जिस वजह से बहुत सारे रेडिकल आउटफिट जो हैं वो इस चीज़ का, संस्था का जो स्कोप है उसको फ़ायदा उठा करके, और वो आते हैं एक ग्रुप बना करके, फिर उसके बाद वो आसपास गांव देहात में जा करके अपना खुद का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और उसके बाद जो नाम लगता है वो इस संस्था का लग जाता है, तबलीगी जमात का लग जाता है। उसके बाद जो एडवांटेज इसका जो वो उठा लेते हैं, जिस वजह से इस वजह से एडवांटेज उठा लेते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अपने आप में लूज है। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं, इनकी कहाँ से इनके पास फाइनेंस आता है वो ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये अपना वो डाटा जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं। क्योंकि मोस्टली जैसे हमने बताया कि 2.5% जो है वो कोई भी मुसलमान जो है वो डोनेट करता है, तो जिसकी जितनी अर्निंग होती है उस हिसाब से वो अपना अर्निंग लेकर के आता है इस ग्रुप के अंदर में, और फिर उसके बाद उसी हिसाब से उसको शेयर किया जाता है, और अलग अलग जत्था जिसको जहाँ जाना है, जितने दिन के लिए जाना है, उसको उतना प्रोवाइड करवा के भेजा जाता है। तो इस वजह से अंदर के ही जो लार्जली बड़े जो सीनियर मेंबर्स हैं वो लोग ही आपस में इतना डोनेशन चंदा कर करके अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट इसमें बना लेते हैं, कि उनको बाहर से लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ट्रांसपेरेंसी इनकी बढ़िया चलती रहती है। मतलब अंदर में ही इनको ट्रांसपेरेंट उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वह ये बताते हैं कि जैसे जितने भी जो इनके प्रीचिंग्स हैं वो मुख्यतः इस्लाम से ही तक ही
सीमित रहते हैं। ये इनके जो आइडियोलॉजी है इनका बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रहता है। ये तबलीगी जमात जो है किसी भी खास पॉलिटिकल बॉडी से ये अपने आप को जोड़ने से कतराते हैं। तो जिस वजह से ये एक आइडियल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली फोकस करता है कि आप अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को पहचानिए, और रिचुअल सिखाता है कि किस प्रकार से आप ये सब सारा कुछ कर सकते हो, कैसे आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को या फिर अपने खुद को आप समझ सकते हो, जान सकते हो तबलीगी जितने भी प्रीचिंग्स है या फिर रिचुअल्स को फॉलो करके। लेकिन इनको क्रिटिसाइज कभी कभी किया जाता है क्योंकि ये जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिचुअल्स पढ़ाने, समझाने और कुरान को बताने या फिर पढ़ाने तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। और इस वजह से ये अकाउंटेबिलिटी और ये सारा कुछ जो है अलग चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है या फिर इस सोसाइटी में अभी इस समय इस चीज़ को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ये कभी कभी जो है कि वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 के स्प्रेडिंग में इनको दिल्ली में इनको ज़िम्मेवार माना गया ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे फँसे हुए थे उनके वहाँ पे जमात के अंदर में। और इनको और फिर वहाँ से जो निकल के लोग गए थे उनके बारे में भी जो है ये ज़्यादा लोगों को मतलब भारत सरकार को बता नहीं पाए, जिस वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है जगहसाई हो गई भारत के अंदर में। तो सिग्निफिकेंस इनका क्या-क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे हमने पहले किया कि 1927 में मेवात में ये मतलब लॉन्च किया गया था तबलीगी जमात, और अभी फ़िलहाल वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। ऐसा भी देखा जाता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल है, जो कि फुटप्रिंट सारे कॉन्टिनेंट में इसके मिलते हैं। यूएसए में तो है ही, फिर आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, फिर सॉरी यूनाइटेड किंगडम में है, फिर आपका मलेशिया, एशिया पैसिफिक जगह पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब जगह पे है। लेकिन चूँकि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं ये रखता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होता है, और इस वजह से बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप भी जो हैं कभी-कभी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि ये कभी भी नेम, एड्रेस, प्रोफ़ेशन, फैमिली, अदर इस तरह का जो डिटेल्स हैं, वो कभी भी वो लेते नहीं हैं। और ज़्यादातर जिसमें जो लोग होते हैं, उनका कोई कार्ड होल्डिंग या फिर कैडर रेटिंग, कोई आइडेंटिटी कार्ड ऐसा कुछ बनाया नहीं जाता है। वो सिंपली जो इस्लाम के जो ऐसे लोग जैसे फुट सोल्जर्स ऑफ इस्लाम कह सकते हैं कि उनको सिर्फ इसमें सम्मिलित किया जाता है, और वो सिर्फ इस्लाम का काम करके, धर्म प्रचार करके अपने आप चले जाते हैं जहाँ से भी वो आए होते हैं। किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, किसी से कुछ इन रिटर्न मांगा या फिर दिया नहीं जाता है। तो इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो इसमें इंडिपेंडेंट जितने भी जो लोग आते हैं और जाते हैं, जिस वजह से ये कभी कभी जो वनरेबल ग्रुप हैं जो अपने सेल्फिश मीन्स की वजह से इन इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर लेते हैं, जिस वजह से इनके ऊपर पोटेंशियल जो है टेररिस्ट का और ये सब का इनके ऊपर कभी कभी इल्ज़ाम लग जाता है। फॉर एग्जांपल अभी इंग्लैंड के अंदर 7/7 जो बॉम्बर हुआ था, जिसमें से कि दो ऐसे बॉम्बर जो थे वो ऐसा पाया गया था कि तबलीगी मॉस्क के अंदर आ करके, जो कि ड्यूसबरी में था, वो वहाँ पे आकर के और प्रेयर पढ़ करके गए थे। तो बाद में इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि तबलीगी जमात जो है उसका रिस्पॉन्सिबल है, तबलीगी थे वो लोग। लेकिन फिर बाद में तबलीगी लोग जो हैं वो लोग ऐसा अपने दलील में बोले, अपने डिफेंस में, कि देखिए अगर सिर्फ यहाँ पे आके प्रेयर पढ़ना एक जुर्म है, तो वैसे तो और भी जितनी जगह पे जो लोग टेररिस्ट होते हैं वो किसी न किसी चर्च में या फिर किसी न किसी मंदिर में जाकर के वो प्रेयर पढ़ते हैं। तो क्या वो लोग भी जो है कि उस मंदिर या फिर उस संस्था जो भी वहाँ पे खड़ा था या फिर है, तो उससे उसके वो उसके उससे प्रभावित है? तो ये कोई दलील तो होती नहीं है। तो इस वजह से उनको जो है छोड़ा गया। तो नो क्वेश्चन आस्क जो इनकी जो एक एक नियम रही है, नियमावली रही है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें कि ये जो नो क्वेश्चन आस्क वाला जो इनका जो फॉर्मूला है, ये बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं और रिलीजियस कमेंटेटर हैं अलग अलग धर्म के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। क्योंकि ये तबलीगी जमात जो एक संस्था है, वो बाकी जितने भी जो संस्था है, जैसे जमात इस्लामी हिंद, फिर या फिर तंजीब इस्लामी ऑफ पाकिस्तान, तो ये लोग की जो डेफिनेशन है कि वो लोग ज़्यादातर कैलिफेट के ऊपर बात करते हैं कि रीस्टोर ऑफ कैलिफेसी हो। तो कैलिफेट क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि पहले जो है आपके जो एक जो मोहम्मद थे, मोहम्मद उस समय एक खलीफा हुआ करते थे, खलीफ, और मतलब एक रिलीजियस कम्युनिटी को जो हेड करता है वो खलीफा होता है, और वो रिलीजियस एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो होते हैं वो आपके कैलिफ होते हैं। तो
यही कैलिफेट जो था वो पहले चलता था, और बाकी जो पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी जो मुस्लिम हैं कम्युनिटी, वो उनका वो खुद एक लीडर हुआ करता था। तो वो चीज़ को ओवरटर्न कर दिया गया 19th सेंचुरी में। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड बने हैं जो कि उनको फिर से रिस्टोर करने के ऊपर बातें करते हैं। लेकिन तबलीगी जमात ऐसा कुछ उनका मकसद नहीं रहा है, हमेशा से ही जो है कि वो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जो रिचुअल्स हैं ओरिजिनल मुस्लिम फेथ का, उसको फैलाने में और उसको सही और पायस रखने में, प्योर रखने में उनका जो है वो मकसद या फिर एम रहा है। वो कभी भी किसी भी ऐसे अलग अलग तरीके के जो निज़ाम है या फिर कहीं भी किसी भी चीज़ के ऊपर में जो लॉ ऑफ लैंड है या फिर नेशनलिज्म कौन सा आप फॉलो कर रहे हो, किसी भी और कौन से देश से आप हो, या फिर किस कौन से देश में जाओगे, आपके देश में क्या लॉ चल रहा है, ये लॉ ठीक नहीं है, ये चीज़ मुस्लिम मुस्लिम को नहीं मानना चाहिए या फिर मानना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रिलीजन में क्या क्या चीज़ मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, सिर्फ उनसे उनको मतलब रहता है। जिस वजह से जो इस फेथ से जो जिनका वास्ता नहीं रहता है, वो अगर इसके ऊपर टिप्पणी करना चाहे तो वो उनके उनको कुछ ऐसा चीज़ मिलता नहीं है कि जिसके ऊपर वो टिप्पणी कर सके। इसमें जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं किसी भी कंट्री या फिर सिटी से आए, वो अपने आप को मॉस्क में मतलब रखते हैं, पार्क करते हैं, वहाँ रहते हैं, और वो रीड करते हैं, रिसाइट करते हैं रिलीजियस बुक्स को, और जितने भी जो मैसेजेस हैं फेथ के, वो अपने फेलो प्रैक्टिशनर्स को बताते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। जितने भी ओपोनेंट ऑफ मुस्लिम हैं, उनको उनके ऊपर उसी वजह से जो है पॉइंट फिंगर नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इनका ऐसा कुछ जो ये तबलीगी जमात है उसमें कुछ ऐसा प्रिंसिपल ही नहीं है कि वो इन सब सारी चीज़ों से वास्ता रखे या फिर कुछ भी चीज़ बात मतलब बोले अलग, जो कि इनके फेथ से वास्ता नहीं रखता। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अनइक्वल प्रोवोकेशन की, जैसे प्रो पैलेस्टीन स्टांस जो है, पैलेस्तीन जैसे मुस्लिम बहाल कंट्री है, तो उनके लिए जो है बहुत सारा वो लोग अपने आप में ऐसा चलाते हैं एक मुहिम की उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और उनके जितने भी जो जो संस्थाएं, जो उनके जो ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें इसके बारे में चर्चाएं की जाती हैं। जैसे सऊदी और यमन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अंदर में भी जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में, तो उसके अंदर में भी क्या चल रहा है, किसको सऊदी की तरफ रहना चाहिए, किसको यमन की तरफ रहना चाहिए, उसके बारे में भी बहुत सारे संस्थाओं में बातचीत होती है। लेकिन तबलीगी जमात के ऊपर कुछ भी ऐसा कुछ बात नहीं होता है। इनफैक्ट तबलीगी जमात इस्लाम के जो 5 पिलर हैं आपके, कलीमा, सलाह, रोज़ा, जिसके अंदर फास्टिंग रखा जाता है रमज़ान के अंदर, और ज़का और हज, इन पाँचों को भी ये एम्फसिस करता है, बोलता है आप ये 5 भी मानिए, लेकिन ये 5 के साथ-साथ आप 6 प्रिंसिपल जो तबलीगी जमात के जो प्रिंसिपल है, जिसमें खा मुख्यतः जो है कि प्रेयर और सलाह, ये जो 2 आपके जो प्रिंसिपल हैं, उनको आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। और तबलीगी जमात के जितने भी जो प्रोपोनेंट है आपके तबलीगी जमात के, उन सबको इसलिए उस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब फैल गया ये चीज़, क्योंकि उस टाइम पे जब ये बनाया गया था 1900s में, तो शुद्धिकरण का जो है वो कैंपेन चल रहा था हिंदुज़्म में। और अलग अलग जितने भी, जैसे जब ब्रिटिश आए थे, तो बहुत लोगों को पकड़ पकड़ के और वो उसको क्रिश्चियन में चेंज कर दिए थे। तो शुद्धिकरण का जो है वो चल रहा था, जिसमें मुस्लिम्स को भी अलग कर करके और उसको हिंदुइज़्म में चेंज किया जा रहा था। तो उसी टाइम पे तबलीगी जमात का फॉर्मेशन हुआ था, और बहुत सारे लोगों को वापस जो है कि उनको मुस्लिम रिचुअल्स में फिर से उनको थोड़ा-सा करेक्ट किया गया, और वो जो जो भटक गए थे लोग, उनको वापस अपने जगह पे उनके लाइन में, पाथ में वापस लाया गया। जिस वजह से आज के डेट में बहुत सारे ऐसे यंग मेन और वुमेन भी हैं जो कि इन तबलीगी जमात के ऊपर अपने आप को कर्ज़दार समझते हैं, कि उनके जो एंसेस्टर्स थे उनको ये टीचिंग दे पाया कि वो किस प्रकार से अपने जितने भी एम्बिशंस हैं और इम्पोर्टेंस जो है रमज़ान का, वो उनको उनके एंसेस्टर्स को बता पाए। क्योंकि बीच में जब फॉरेनर्स आए थे, तो वो थोड़े से भटक गए थे ये सब चीज़ के ऊपर। इसके बाद भी कुछ कंट्रोवर्शियल एक्शंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि इनसे, इस जमात से पूछा जाता है कि ये इस तरीके से क्यों काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल बहुत सारा ऐसा नया मुद्दा उठ कर के आया है, जिसके ऊपर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और किसी भी
चीज़ को, किसी भी संस्था को लिविंग होने के लिए उसको इवॉल्व करना ज़रूरी है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके पास कुछ भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो कि या फिर कोई रिटन एक डाटा बुक नहीं है, जिसके आधार पे ये सारा कुछ अपना प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाएँ। ये सिर्फ़ अपने जो जो नॉर्मल, जो पुराने जो रीति रिवाज हैं, उसी के ऊपर ये अपना प्रीचिंग जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। और इसी वजह से जो इनका जो कैंपेन है उसको रेट्रोफिट कहा जाता है, कभी-कभी काफ़ी पुराने ज़माने का कहा जाता है। और ये सब क्वेश्चन जो है जिसकी वजह से ये काफ़ी कभी सवालों के घेर में पड़ जाते हैं, और इनको ऐसा कहा जाता है कि तबलीगी जमात जो है, जो भी इनके पास आता है, उनको ये सोच करके इनको एक थोड़ा-सा प्रेजुडिस इनके अंदर मन में रहता है। ये सोचते हैं कि सामने वाला जो भी इनके पास आया है वो काफ़िर है, या फिर वो अपना प्रेयर्स ढंग से नहीं करता है, या फिर वो ढंग से इसके जो रिचुअल्स हैं हमारे इस्लाम के, वो चीज़ को फ़ॉलो नहीं करता है, जिस वजह से इनके पास आया है। दूसरा कि इनका बहुत ही जो बेस जो नॉर्मल एक किसी को जानना चाहिए, किसी भी मुसलमान को, वो सब चीज़ ये सिखाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी हाई होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है नॉर्मल चीज़ों के लिए। तो वो अगर इससे जुड़ना चाहें तो उनके लिए क्या ऑफ़र करना चाहते हैं? तो ये चीज़ के बारे में ये जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सामने वाला आदमी को सब कुछ पता होता है पहले से ही, तो उनको बताने के लिए इनके पास कुछ होता नहीं है ख़ास। दूसरा कि एक सुर्रा होता है जो उसको मेमोराइज़ करना पड़ता है, इनके जो भी जमात के अंदर वो आता है उसके ऊपर। तो वो उसको कहते हैं कि या तो 4 महीने में, नहीं तो 40 दिन में आपको ये चीज़ याद करना है, और आपको उसको रिपीट करते रहना है। तो वो चीज़ कोई-कोई ऐसे होते हैं जो 3 दिन के ट्रिप में भी वो चीज़ को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी उनके लिए ऐसा अनिवार्य है कि 40 दिन या फिर 4 महीने तक आपको ये चीज़ करना है। तो क्या ये ज़रूरी है? तो ये कुछ चंद सवाल हैं जिसका वजह से ये थोड़े-से सवालों के घेरे में रहता है, और जिस वजह से ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है। वैसे तो है कि तबलीगी जमात के जितने भी प्रिंसिपल्स हम लोग देखें, ये सब सारे कुछ ठीक ही है, और ये सब सारा कुछ आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है सिग्निफिकेंस के तौर पर आपको ये चीज़ लिखने पे आए, क्योंकि ये भारत से ही संस्था स्टार्ट हुई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।